हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इस पर्टिकुलर इवेंट्स को, और फिर दूसरा किस ईयर में हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो हम लोग सारी ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस वाइज हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि 1773 से 1828 तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ था कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट हुआ करती थी, तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हमारी ये हुई थी इसमें। दूसरी ये हुई थी कि 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, हमारे पास जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, सब तीनों के गवर्नर्स ही होते थे, तीनों इक्वल होते थे। पर जब इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मतलब इनका पोस्ट चेंज किया, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे इनके सबऑर्डिनेट्स हो गए थे। ठीक है, तो मेन जो हेड था वो अब हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फिर उसके नीचे आने लग गए थे गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, दो ये चीज़ हुई थी। तीसरा हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है 1774 में जो स्टैब्लिश हुई है, वो भी इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर ही स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, तो ये मेन तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से ये फेमस हुआ था, ये वाला पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद आया था हमारा पिट्स एक्ट। ठीक है, तो अगर हम पिट्स एक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको ये लोग ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलने लग गए थे। ठीक है, तो बस टेरिटरीज को ये लोग ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलने लग गए थे। फिर दूसरा कि जब भी अगर कोई रिप्रेजेंटेशन की बात होती थी तो कंपनी को जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते थे। और जो ब्रिटिश गवर्नर हो, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते थे, और हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो उस टाइम पे जो मेन काम था वो था कि सिविल और मिलिट्री मैटर्स को वो लोग देखते थे। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हुआ था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो ये बेसिकली कॉर्नवालिस के टाइम पे लाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ये बेसिकली ज़मींदारी सॉर्ट ऑफ सिस्टम है। तो इसमें जितने भी अमाउंट होता था, वो रेवेन्यू जितना भी ये लोग कलेक्ट करते थे वो ज़मींदार कलेक्ट करते थे। और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे थी, ठीक है, तो उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़मींदार को जो है इंकरेज करती थी कि वो इन्वेस्ट करे दूसरे लैंड्स में। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सके बस। ठीक है, तो ये मेन इनका पर्पस था कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, टैक्स के बेसिस पे इसके अंदर। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आता है हमारा चार्टर एक्ट 1793 का। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट भी 1793 में हुई है। ठीक है, पिट्स एक्ट 1784 में। फिर चार्टर एक्ट हमारा 1793 वाला जो था, मेनली इसने क्या किया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उससे इसने सारी पावर लेके प्रेसिडेंट को दे दी थी। ठीक है, पहला चीज़ हमारा ये हुआ। फिर दूसरा चीज़ ये हुआ था कि जो सैलरीज थी इनकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो उस टाइम का जो हमारा ट्रेजर होता था, इंडियन ट्रेजर, ठीक है, मतलब ट्रेजरी बोल लो उसको, जैसे हमारा अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरीज जाती हैं, ठीक है, वैसे उस टाइम पे एक ट्रेजर होता था इंडियन ट्रेजरी नाम से, तो उससे वो पूरी सैलरीज इनकी कटती थी। ठीक है, पैसे इंडिया के थे पर ये जाते थे उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सब्सिडरी अलायंस, जो कि 1798 में आया है। ठीक है, तो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस जो था हमारा रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, जो वॉरेन हेस्टिंग लाया था। ठीक है, तो पहले हम लोग चलो रिंग ऑफ फेंस की बात कर लेते हैं। तो रिंग ऑफ फेंस बेसिकली हमारी जो था बफर जोन्स वो लोग क्रिएट करते थे ब्रिटिशर्स। तो जितनी भी उनकी टेरिटरीज होती थी उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना, उसके आसपास के जो जितने भी नेबर्स थे उसको वो लोग बफर जोन्स में कन्वर्ट कर लेते थे। तो इससे एक्सटर्नल जब भी
अटैक होता था तो वहीं पे ही बफर जोन में ही ख़त्म हो जाता था। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर दूसरा जो इंटरनल मैटर्स होते थे, जैसे जब मराठास और माइसोर वॉर के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे भी बफर जोन्स का यूज़ हुआ था। ठीक है, तो उसी का ही जो है ये नेक्स्ट वर्जन था सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें भी बफर जोन्स ही क्रिएट होते थे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो किंगडम आया था वो आया था हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद ने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था। उसके बाद इसमें वेरियस अदर अदर किंगडम्स भी आए हैं। ठीक है, जैसे तंजौर, अवध है, मराठास का भी है, जयपुर है, जोधपुर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे किंगडम्स भी आए थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो में लाऊंगा, उसमें हम लोग इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, अब ये 1813 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो कंपनी की जो ट्रेडिंग कैपेसिटी थी, ठीक है, इसको कम कर दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि सिर्फ चाइना के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती थी, बाकी किसी के साथ नहीं कर सकती थी, बाकी सबके साथ कैंसिल हो गया था। ठीक है, सिर्फ चाइना के साथ ही वो ट्रेड कर सकती थी अब। फिर रोटीवारे अगर सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी हमारा रेवेन्यू सिस्टम ही है, मतलब टैक्स रेवेन्यू सिस्टम ही है। तो इसमें भी ये लोग टैक्स लेते थे। 50% ये लोग लेते थे ड्राई लैंड का, जो जिससे फसल वगैरह नहीं आ सकती है, और 60% होता था वेटलैंड्स का। ठीक है, और इसमें जो है मेन चीज़, ये परमानेंट सेटलमेंट से कैसे अलग है कि जो ये टैक्स का जो परसेंटेज है, ठीक है, 50% 60%, तो ये ऊपर ये जो है बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें रोटी वाले सिस्टम में, पर परमानेंट सेटल में वो फिक्स था, जितना भी वो अमाउंट लेते थे उस टाइम पे वो फिक्स था। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो इसमें रोटी वाले सिस्टम में आई है वो ये कि इन्होंने पीजेंट्स को ही परमानेंट ओनर बोल दिया है। ठीक है, इसमें ज़मींदार का कहीं कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, ज़मींदार अब कलेक्ट नहीं करते थे रेवेन्यू, अब डायरेक्ट पीजेंट से कंपनी लेती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती थी। तो इसमें बीच से जो ज़मींदार होते थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये 1820 में आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स में अगर हम बात करते हैं 1829 से 1858 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, तो अब 1833 में बेसिकली जो ट्रेडिंग कैपेबिलिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, चाइना से भी हमारा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड ख़त्म कर दिया गया था बिल्कुल। ठीक है, तो प्योरली जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी अब। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब ट्रेड नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकती थी। ठीक है, फिर दूसरा जो सबसे बड़ा जो इसमें चीज़ हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया था, अब उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो विलियम बेंटिक था। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी जो यहाँ पे आई थी। ठीक, फिर अगर हम इसके बाद बात करते हैं अपना नेक्स्ट, अगर हम चलते हैं 1853 में। ठीक, अच्छा पहले हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा आया था 1848 में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जितने भी जो राजा रानी थे, अगर उनको कोई बेटा नहीं होता था, ठीक है, तो वो अडॉप्ट कर लेते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग नया सिस्टम क्या लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि जो भी अडॉप्टेड सन होगा उसको उस अपने फादर की जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक है, पर उनको स्टेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर जब भी कोई ऐसा होता था कि अडॉप्ट किया हुआ सन है, तो उससे वो लोग क्या करते थे ब्रिटिशर्स, वो पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को वो लोग छीन लेते थे। ठीक है, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी भले मिल जाएगी पर उनको एक राज्य नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो झांसी, आसाम, अवध, नागपुर, तंजौर, सूरत, ऐसे बहुत से एरियाज थे जहाँ पे ये सब हुआ था। ठीक है, झांसी सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं 1853 हमारा फर्स्ट रेलवे लाइन स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये हमारा बॉम्बे टू थाने था और 32 किलोमीटर्स इसकी जो थी वो लेंथ थी। ठीक है, 32 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन थी और ये फर्स्ट रेलवे लाइन थी बॉम्बे टू थाने जाती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ था कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, फिर दूसरा सिविल
सर्वेंट्स का जो एग्जामिनेशन था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टफ कर दिया था, ठीक है। और फिर दूसरा कि ऐसा भी बीच में हुआ था कि जितने भी इंडियंस थे, ठीक है, उनको इंग्लैंड जाके देना पड़ता था पेपर, इंडिया में नहीं होता था ये पेपर। फिर तीसरा चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है कि हर एक चीज़ जो है वो क्राउन के अंडर आ गई थी, ठीक है। जब तक क्राउन नहीं बोलेगा, ठीक है, तब तक आप कुछ भी मतलब अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। जितना भी अपॉइंटमेंट्स का सीन है सब क्राउन के अंडर ही था, ठीक है। जब तक उनके सिग्नेचर या कुछ नहीं है तब तक आपको एज अ एम्प्लॉय नहीं मान सकते, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो भी उस टाइम पे कर रहे हो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भी काम कर रहे हो, जैसे जो जो इंडियंस कर रहे थे, तो अगर वो एम्प्लॉयड होना चाह रहे थे, जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वो होना चाह रहे थे तो वो अंडर रहेंगे क्राउन के, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद वुड्स डिस्पैच, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि प्राइमरी कॉलेजेस, मतलब प्राइमरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई थी, ठीक है। जितने भी ये कॉलेजेस होते हैं ये सब ओपन हुआ था। इसमें बेसिक इनका एम था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी कॉलेज, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इन्होंने ओपन की थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन किया था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच के अंदर ही, ठीक है, इस मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इन्होंने जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसका पहले तो इन्होंने देखा कि कैसा क्या है, उसके बाद ये सब डिसीजन इन्होंने लिए थे। तो इससे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था, नो डाउट। और इसमें जो हमारा बस एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मीडियम था, ठीक है, स्टडी का, वो इंग्लिश मीडियम था, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा कि यहाँ पे इन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी थी कि जो जो ये लोग पढ़ाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो PWD इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो जितना भी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब देख रहे हो, ये सब इन्हीं का काम होता है बनाना, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट था हमारा विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ठीक है। तो इसके थ्रू विडोज जो थी वो रीमैरिज कर सकती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हटा दिया गया था और जितनी भी पावर्स थी वो क्राउन के अंडर ला दी गई थी, ठीक है। क्योंकि 1857 में जैसे सबको पता है रिवॉल्ट हुआ था, तो उसके वजह से 1858 में ये एक्ट पास हुआ था जिससे सारी पावर्स जो है वो क्राउन के अंडर आ गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1858 से 1884 तक के इवेंट, जिसमें फर्स्ट में आता है हमारा 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 1861 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि जो भी जैसे जो भी हमारी जैसे हमारे पास फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई दूसरे मिनिस्टर है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उनको, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मतलब है उसका पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो पोर्टफोलियो वो सिस्टम लाए थे जिसमें क्या था कि जो भी इंसान उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में असाइन हो रहा है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का ही काम देखेगा, ठीक है, और जितना हो सकता है उतना हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट से आया था। फिर इस एक्ट के थ्रू हमारे हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। फिर तीसरा चीज़ है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब इंडियंस, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो गए थे अपॉइंट होना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। फिर जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि जो अब यहाँ पे जो वाइस रॉय था, ठीक है, 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइस रॉय हो गया था, हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। तो जो वाइस रॉय था, अब जो हेड है, ठीक है, वो वाइस रॉय है, ठीक है, क्योंकि नाम चेंज कर दिया अब उन्होंने। तो अब जो वाइस रॉय है, अगर वो कोई काउंसिल डिसीजन देता है, ठीक है, और वाइस रॉय को सही नहीं लगता है तो उसको वो ओवर रूल कर सकता था, ठीक है। तो काउंसिल में हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर कोई ऐसा कुछ कोई रूल बनाता है, ठीक है, जिसको वाइस रॉय चाहता है कि नहीं होना चाहिए, तो उसको वो ओवर रूल करके कैंसिल कर सकता है,
ठीक है। तो ये मेन चीज़ें कुछ हुई थी 4-5 जो हमने अभी डिस्कस किया, जो 1861 में हुई है, ठीक है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में हुई है। फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्निकुलर प्राइस एक्ट, ठीक है। अब ये जो चीज़ हुआ था ये लिटन के टाइम पे हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश मीडियम के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, उनको छोड़ के जो बची हुई लैंग्वेजेस हैं, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक सिडिक्शन राइटिंग का एक मतलब इनको स्टॉप करने के लिए कि ये हमारे खिलाफ ना बोले, इनको स्टॉप करने के लिए इनके ऊपर ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। इसकी वजह से ये लोग जो है अपने ब्रिटिशर्स के ऊपर या इनके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते थे, ठीक है। और इनकी जो कॉपीज थी ये सेल होना भी बंद हो गई थी, ठीक है। इसलिए कुछ पेपर्स ने क्या किया था कि जो जैसे अभी कोई हिंदी में अगर कोई प्रिंट कर रहा था तो उसको वो इंग्लिश में करने लग गया था, क्योंकि इंग्लिश पेपर्स के ऊपर ये सब नहीं था, ठीक है। तो पहला चीज़ ये हो गया। फिर दूसरा चीज़ कि ये एक्सेप्ट साउथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो एक साउथ में नहीं हुआ। फिर दूसरा ये कि इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है, इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर्स को छोड़ के बाकी बचे हुए लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर पे हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट बेसिकली था कि इंडियंस को बिना लाइसेंस के आर्म्स रखना अलाउड नहीं था, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। इस एक्ट का मतलब ये था कि अगर कोई इंडियन बिना लाइसेंस के कोई आर्म रखता है तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा, ठीक है, तो वो एक क्राइम होगा। तो एक ये चीज़ थी आर्म्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिपन के टाइम पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट और ये आर्म्स एक्ट रिवील हो गए थे, ठीक है, रिपील हो गए थे। फिर उसके बाद आता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा रिपन के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कि म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह ये सब जो है इंडियंस ही कंट्रोल कर रहे थे, पर ये क्राउन के अंडर ही आ रहा था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही था। पर जो इंडियंस थे वो खुद का म्यूनसिपैलिटीज़ रन कर रहे थे, ठीक है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उनका खुद का। फिर अगर हम बात करते हैं हंटर कमीशन की, ठीक है, तो ये हंटर कमीशन हमारा एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसका भी वही सेम चीज़ था कि ये इसने थोड़ा बहुत आसपास देखा एजुकेशन का क्या सीन चल रहा है और उसके बेसिस पे इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, तो जिससे यूनिवर्सिटीज़ ये सब ओपन हुआ था, ठीक है। इसने फिर उसके बाद फिर क्या एज होना चाहिए हर एक, जैसे जैसे प्राइमरी स्कूल में जब जा रहे हैं तो उसके बीच में क्या एज है, सेकेंडरी फिर हायर सेकेंडरी और फिर यूनिवर्सिटी, फिर डिग्री का क्या लिमिट होना चाहिए एज का, तो वो सब इसने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे एक और हंटर कमीशन है, उससे कंफ्यूज मत करना, वो हमारा जलियांवाला बाग जब हुआ था उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो वो दो डिफरेंट हंटर कमीशन हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है एल्बर्ट विल, ठीक है, 1883 में आया गया था। फिर एल्बर्ट विल में क्या हुआ था, ये भी रिपन के टाइम का ही है। तो इसमें जो हमारे इंडियन जजेस थे, ठीक है, वो जो है पनिशमेंट्स दे सकते थे हमारे जो जैसे जो ब्रिटिश से रिलेटेड जितने भी केस होते थे उसमें हमारे इंडियन जजेस को अलाउड हो गया था बैठना, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, खासकर ब्रिटिशर्स ही, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फिर बाद में ये रिपील भी हो गया था एल्बर्ट बिल। पर इसका मेन मोटिव ये था कि इंडियन जजेस बैठ सकते थे ब्रिटिशर्स के केसेस पे भी, ठीक है, तो वो डिसीजन दे सकते थे। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में चलते हैं तो 1885 से 1905 तक चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा 1885 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एओ ह्यूम के अंडर डफरिन के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग हमारी जैसे हमें पता है बॉम्बे में हुई थी, ठीक है, वो मिस चंद्र बैनर्जी के अंडर। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब 1892 में क्या हुआ था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है जो इंडियंस हैं, ठीक है, इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पावर बढ़ने लगी थी, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट होने लग गए थे, ठीक है। तो इनके इलेक्शंस भी होने लगे थे इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट भी इनको मिला था, ठीक है। सॉरी, इसमें मतलब सिर्फ ये दो चीज़ हुई थी, मतलब इलेक्शन हुआ था और इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है प्रोविजनल मतलब ये लेजिस्लेशन काउंसिल में अलाउड हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डूरन कमीशन। तो डूरन कमीशन बेसिकली 1893 में हुआ है और ये अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर आता है, ठीक है, जो लाइन बनी हुई है उसको ही डूरन कमीशन बोलते हैं, मतलब उसको ही डूरेन लाइन बोलते हैं, तो वो डूरन कमीशन के थ्रू ही बनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन और अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, 1902 में हुआ था ये। तो ये कैनिंग के टाइम में हुआ है, ठीक है। फिर हमारा हुआ है ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के मतलब ये भी हमारा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है।
बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटी पे फोकस कर रहा है, ठीक है। पिछले वाले जो थे वो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह इन सब पे फोकस भी कर रहे थे, ये वाला डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। तो ये भी कैनिंग के अंडर ही हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ से नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा 1906 से 1915 तक, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1906 में। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि जितने भी अ, हमारे आईएनसी के मेंबर्स थे, उन्होंने हमारे इंडियंस को हम मतलब हम इंडियंस को बोला था कि जो ब्रिटिशर्स के गुड्स हैं इनको छोड़ दो, ठीक है। इन तो यहाँ पे हुआ ये था कि इनको जला रहे थे, मतलब बहुत कुछ हो रहा था। और जितने भी हमारे खुद के बनाए हुए गुड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो बेसिक इनका स्वदेशी मूवमेंट का मोटिव यही था कि खुद के बनाए हुए गुड्स को यूज़ करना, ठीक है, और बाकियों को हटाना, एक टाइप से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग हमारी 1906 में स्टैब्लिश हुई है। फिर हमारा जो है फ्लैग होस्ट हुआ था 1906 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखना। फ्लैग होस्ट हुआ है 1906 के कलकत्ता सेशन में। फिर 1907 में हमारा सूरत सूरत स्प्लिट हुआ था आईएनसी का, ठीक है। तो आईएनसी में फिर हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थोड़ा लड़ाई करना चाहते थे, पूरा स्वराज चाहते थे, ठीक है, पूर्ण स्वराज वगैरह। पर एक जो हमारे मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि मतलब ब्रिटिशर्स के लॉयल रहना चाहते थे ताकि उनसे ऐसी आज़ादी मिल जाए। तो मतलब दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 का। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था इन लोग को, ठीक है। जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था इसमें 1909 में। फिर हमारा एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल जो सेपरेट हुआ था 1905 में, ठीक है, वो अब मिल गया था वापस, ठीक है। तो वापस ले लिया गया था पार्टीशन। फिर नेक्स्ट हमारा उसी साल में कैपिटल चेंज कर दी थी, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली कर दी थी। तो इन इस टाइम पे हर्डिंगे वन जो था, हर्डिंगे जो थे, हर्डिंगे टू, वो इस टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे, ठीक है। फिर 1911 में ही हमने जनगण मन गाया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये और एक 1906 वाला भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हिंदू महासभा 1915, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये 1915 में बनी है, ठीक। और इसको जो बनाया, जिसने बनाया वो है पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया ये हमें पता होना चाहिए। तो हिंदू महासभा बनाया मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। और फाउंडेशन ईयर है 1915। फिर हम बात कर लेते हैं 1915 से 1920 तक के इवेंट्स की, ठीक है। फिर तो फर्स्ट हमारा 1915 में ही गांधी वापस आए थे, ठीक है, इंडिया। फिर 16 में हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ है, मतलब कि जो हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था, जो आईएनसी टूटा था, अब वो वापस जुड़ गया था 1916 में, ठीक है, लखनऊ पैक्ट के थ्रू। फिर 17 में हमारा चंपारण हुआ है। तो चंपारण में बेसिकली इंडिगो ग्रो करने को बोलते थे ब्रिटिशर्स 3/20 लैंड पे। तो तिनकिथिया सिस्टम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो 3/20 लैंड पे इंडिगो ग्रो करने को बोलते थे, उससे लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं होती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो था गांधी जी ने भी, ये फर्स्ट हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो इसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ठीक है, फार्मर्स को। फिर नेक्स्ट हमारा अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है, ये भी हमारा 1917 में हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि प्रपोज किया था बेसिकली कि पार्टिसिपेशन जो है इंडियंस का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस में या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बढ़ाने को, ठीक है। तो ये हमारा अगस्त डिक्लेरेशन है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो डायरकी है, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, इसको लाया गया था कि स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है जैसे। तो वो चीज़ इसमें लाई गई है, ठीक है। फिर हमारा 1919 में हमारा राउलेट एक्ट भी आया था। तो राउलेट एक्ट बेसिकली ये था कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स थे, ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के। तो राउलेट एक्ट ये था। फिर हमारा जलियांवाला बाग में हुआ था मैसेकर, जो हुआ था 1990 में, ये भी हुआ था, ठीक है। फिर खिलाफत मूवमेंट हमारी लॉन्च हुई थी 1990 में, जो ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर पे जो अटैक कर रहे थे उसके खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट, वो इंडिया में, ठीक है। फिर इसी को देखते हुए खिलाफत मूवमेंट के साथ गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1920 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे 1950 से 1920।
फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं 1921 से 1929 तक। फिर अब फर्स्ट हम बात करते हैं 1922 से, तो चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा यूपी में ही आता है। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे उस उन्होंने 22 पुलिस पर्सनल्स को और 3 जो हमारे सिविलियंस थे, ठीक है, उन पे अटैक हो गया था, तो वो लोग मतलब मर गए थे। तो इस वजह से चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसी की वजह से ही गांधी जी ने फिर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है विड्रॉल कर लिया था, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा, जब उन्होंने विड्रॉल कर लिया था तो मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने, ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है, क्योंकि वो और कुछ चाहते थे, ठीक है, वो डिफरेंट उसकी डिमांड्स थी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एच आर ए, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हमारी बनी थी 1924 में, जिसके फाउंडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, फिर सचिंद्र नाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी, ठीक है। ये 3 जो थे ये हमारे फाउंडर्स थे। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है, ठीक है, भगत सिंह भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। फिर हमारे आज़ाद जो है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, ठीक है। और भी बहुत राजगुरु हो गए जैसे, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद 1925 काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, तो ये भी यूपी में ही पड़ता है, लखनऊ के पास है ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई थी ये एचआरए ने ही की थी, ठीक है। तो इसमें हम फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ को फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है, ये काम करने की वजह से। फिर हमारा 1927 में अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन आता है, जिसको हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है, उस कमीशन में। फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं हारकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन, तो इसमें बेसिकली इन्होंने देखा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कितने मतलब फ्रेंडली या लॉयल हैं ब्रिटिशर्स के, ठीक है, तो ये उनका काम था इस पर्टिकुलर चीज़ में। फिर नेक्स्ट हमारा नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू ने निकाला था, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइप का मेमोरेंडम था जिसमें ये लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, पर न्यू डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, ठीक है, हम लोग। और दूसरा कि ये लोग जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते थे जो माइनॉरिटीज़ वगैरह थी, ठीक है, तो इस रिपोर्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट में। फिर 1929 में जो हमारा आईएनसी का सेशन हुआ है, ठीक है, लाहौर में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया था, उसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, ठीक है, मतलब 100% इंडिपेंडेंस हमें चाहिए ब्रिटिशर्स से। तो वो हमारा 1929 में लाहौर वाले सेशन में हुआ है, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में चलते हैं, तो 1930 से 1940 के इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो 1930 में हमारा पहला हुआ है दांडी मार्च, ठीक है, इसी को ही हम लोग सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो ये हमारा साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है, गांधी जी ने मतलब रास्ता कवर किया है इसे चल चल के, ठीक है। तो ये बेसिकली था कि मोनोपॉल मतलब जो ब्रिटिशर्स की मोनोपॉली हो रही थी सॉल्ट से रिलेटेड, उसको ख़त्म करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप लिया गया था, ठीक है। फिर 1930 में हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी हुआ था। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, ठीक है। अब इसमें गांधी जी नहीं गए थे, इसमें बी आर अम्बेडकर और कुछ जजेस मतलब ये जो हमारे लॉयर्स वगैरह ये सब गए थे। तो इसमें जब रिजल्ट हमें देखने को मिला था तो ये सब इरविन के टाइम का है, ठीक है। तो इरविन ने ये सब जान लिया था कि जब तक हम गांधी जी को नहीं बुलाएंगे, ठीक है, तब तक कुछ हम लोग एज अ रिजल्ट हम नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और ये फेमस पैक्ट है वही जिसमें लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह और बाकियों को भी बचाने के लिए कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो बेसिकली गांधी जी ने जो बोला है वो मतलब वो ये बोला था कि जो उनकी फांसी की सज़ा है उनको उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो, पर उस टाइम पे जो इरविन था उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसको ये नहीं माना था, बाकी बहुत कुछ इन्होंने माना पर ये चीज़ नहीं मानी, ठीक है। तो ये इस वजह से ये वाला पैक बहुत ज़्यादा फेमस भी है। फिर कम्युनल अवार्ड्स है, कम्युनल अवार्ड्स बेसिकली हमारे माइनॉरिटीज़ को जो हम लोग रिजर्वेशंस दे रहे हैं, ठीक है, वो उसको ही इन्होंने कम्युनल अवार्ड के नाम पे बोल दिया, ठीक है। तो ये 1932 में हुआ है। फिर सेकेंड राउंड ऑफ टेबल हुई, इसमें गांधी जी गए थे, ठीक है। फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट बेसिकली अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, और ये जेल के अंदर हुआ है, ठीक है। यारवाड़ा जेल जो हमारी है पुणे में, उसमें अंदर जेल के अंदर आपस में इन्होंने साइन किया था, ठीक है।
तो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे हिंदू कम्युनिटी को अपर कास्ट में, और लोअर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वी आर अम्बेडकर। तो दोनों को मिलाने के लिए ये, ठीक है, तो दोनों को मिलाने के लिए ये पर्टिकुलर पैक्ट हुआ था। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो 35 है, जैसे हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत कुछ लिया भी है। तो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, जुडिशरी लिया है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने को मिलेगा हमें। उसके बाद अगर हम ऑगस्ट ऑफर की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ऑगस्ट ऑफर हमारा था कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ठीक है, वाइसरॉय का, उसको एक्सपेंड करने की बात की गई थी, और इसमें इंडियंस को और ज़्यादा इंडियंस को लाने की बात की गई थी, ठीक है। तो एक ये चीज़ था। फिर दूसरा था कि जो एडवाइजरी वॉर काउंसिल था वो स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, क्योंकि अब उस टाइम पे जो थी वॉर शुरू होने वाली थी, ठीक है, मतलब वॉर शुरू हो गई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो 38 से 44 तक हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उसके जो एडवाइजरी वॉर काउंसिल है वो स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे 1940 में, ठीक है, अगस्त ऑफर के अंडर। फिर नेक्स्ट है हमारा 1941, ठीक है, तो 1941 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, तो हमारी नेशनल आर्मी स्टैब्लिश हुई थी 1941 में। फिर अगर हम बात करते हैं 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो बेसिकली क्रिप्स मिशन में क्या था कि ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि इंडियंस 100% सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, तो ये बेसिकली इनका क्रिप्स मिशन का ये मेन मोटिव था, ठीक है। उसके बाद 1942 की अगर हम बात करते हैं, सेम ईयर, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसमें इंडियंस चाहते थे कि ब्रिटिशर्स देश छोड़ दें, ठीक है। फिर 44 में जो है सी राजा गोपालचारी फार्मूला लाया गया था, जिससे जो डिस्प्यूट था, ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो टू नेशंस वाला, तो उसमें रिजॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर फार्मूला लाया गया था, ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर वेवेल प्लान आया था हमारा, शिमला कॉन्फ्रेंस के अंडर आया था, ठीक है, तो दोनों साथ में आए थे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, यहाँ पे दिए गए थे, बेसिकली रिजर्वेशंस वगैरह ये सब प्रोवाइड हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की, तो इसके थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, तो ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्ट है जो हम जिसने हमें अलाउ किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे 1947 में ब्रिटिश रूल का एंड का अनाउंसमेंट हुआ था, और ये है हमारा माउंटबेटन प्लान, ठीक है। अब ये जितने भी ये नाम लिखे हैं, ठीक है, डिक्की बर्ड प्लान, बाल्कन प्लान, पार्टीशन प्लान, ठीक है, इसी को ही माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, जिसमें एक कंट्री को दो में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। अब वो कैसे किया था कि वो हुआ था हमारा रेड क्लिफ कमीशन से, ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन जो हम लोग बोलते हैं वो रेड क्लिफ कमीशन ने बनाई है, ठीक है, तो वो भी 1947 का ही पार्ट है। तो ये बेसिकली ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे हमारे, ठीक है, जो हमने अभी किए हैं 1947 तक, ठीक है, जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स हैं 1773 से 1947 तक, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर इवेंट यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है या दिखाया है, सब इम्पोर्टेंट इवेंट्स ही लिए हैं, और सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसमें आपसे कभी भी रीअरेंज करने को बोल सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में ईयर वाइज, या ईयर पूछ लेगा, ठीक है, या फिर जो हमने अभी हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है उनमें से कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस पर्टिकुलर में डाले हैं स्लाइड में, ठीक है, और सीक्वेंस वाइज हम लोग गए हैं, तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, ठीक है, कैसे कब क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया, और प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, चलो बाय।